Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video, जहां हम रोजाना द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड आर्टिकल्स ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं उन्हें इस वीडियो लेक्चर में ब्रीफली कवर करते हैं। सो आज है 6 मार्च, तो चलिए देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में जो कि यूनाइटेड नेशंस के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ने रिलीज़ की है। अ रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ, जिस रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट की बात की गई, एस्पेशली ऑन दोज वुमेन हु रन फार्म्स इन द पुअर नेशन। पुअर नेशंस में ऐसी औरतें जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं, जो कि फार्म रन करती हैं, उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का किस तरह असर होने वाला है, इसे लेकर एक रिपोर्ट आई है। विल टॉक अबाउट दिस वन। एंड ऑल्सो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट अगेन न्यूज़ में है। रीज़न बीइंग साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइनीज़ वेसल्स का आपस में कोलिजन हुआ है। इवन फिलीपींस की जो वेसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्म भी पहुंचा है एंड मैनी पीपल वर ऑल्सो इंजर्ड इन दिस कोलिजन। तो वहाँ से ये दोबारा जो डिबेट है वो स्पार्कअप हो गई है ऑन द लाइंस जहाँ ऑस्ट्रेलिया में आसियान को लेकर जो डिस्कशंस हैं वो चल रही हैं। एंड ऑलरेडी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस आसियान की इस मीटिंग में चाइना का जो रोल है साउथ चाइना सी में और जिस तरह जो डिस्प्यूट्स वहाँ पे चल रहे हैं कि उनके ऊपर अलार्म रेज किया जाएगा। एंड एमिड्स दैट ओनली एक काफ़ी बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे सामने आ रहा है कि फिलीपींस और चाइना की जो वेसल्स हैं वो लिटरली कोलाइड कर रही हैं इन द साउथ चाइना सी। तो जानेंगे लोकेशन पर्सपेक्टिव से, देखेंगे कि वो कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो न्यूज़ में रहती हैं। देन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, इंडिया इज़ गेटिंग इंक्लूडेड इन द ब्लूमबर्ग्स EM इंडेक्स। जब हम EM की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उनको लेकर ये इंडेक्स बना हुआ है। तो इंडिया की इंक्लूजन हो रही है इस ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में। एंड इंडियन बॉन्ड्स जो हैं वो नेक्स्ट ईयर जनवरी तक जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, व्हाट डू वी मीन, व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एंटायर पर्सपेक्टिव, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हमारे पास इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो कि हर मंथ आता है, PMI आ चुका है, जिसमें कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसकी ग्रोथ फेब्रुअरी मंथ में कंपैरेटिवली लो रही है। तो क्या रीजंस हैं इसके, अगैन व्हाट डू वी नीड टू कैच सर्टेन थिंग्स, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर हम बात करेंगे मालदीव्स की। देखिए हमने रिसेंटली वीडियो में बात की थी कि मालदीव्स लगातार ये शोर मचा रहा था कि इंडिया के जो मिलिट्री ट्रूप्स मालदीव्स में प्रेजेंट हैं उनको मालदीव से विड्रॉ किया जाए। फिर हमने लास्ट वीक देखा कि येस, इंडिया से हमारा पहला वहाँ पे जो असिस्टेंट्स हैं, जो टेक्निकल टीम है वहाँ पे पहुँच गई थी। एंड ये होते ही मालदीव्स और चाइना के बीच में एक डिफेंस पैक्ट, एक मिलिट्री पैक्ट आ चुका है। एंड इस दौरान भी मालदीव्स ने इसी बात पे स्ट्रेस दिया कि मालदीव्स में इंडियन ट्रूप्स ना सिविल यूनिफॉर्म में, ना ही उनकी यूनिफॉर्म में, किसी भी फॉर्म में इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स मालदीव्स में नहीं होंगे। और ये कहते हुए मालदीव्स और चाइना के बीच में एक मिलिट्री पैक्ट, एक डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन हुआ है। तो एक बड़ी अपडेट है यहाँ पे हमारे पास। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले बात कर लेते हैं द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए क्लाइमेट चेंज इज़ इन रियलिटी। वी आर सीइंग दैट कि जिस तरीके से हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वी आर सीइंग दैट येस क्लाइमेट इज़ चेंजिंग। और इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पे एम्फेसिस दिया गया है कि ऐसे विमेन जो कि एग्रीकल्चर या फिर फूड सिस्टम या फिर फार्म्स में इन्वॉल्व हैं, स्पेशली इन द पुअर नेशंस, उनके ऊपर किस तरह क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा, उनकी वल्नरेबिलिटी के ऊपर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने लाइट शेड की है। अब कुछ मेजर बातें देख लेते हैं इस आर्टिकल की। रिपोर्ट रिलीज़ की है फाओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इस रिपोर्ट का नाम है अनजस्ट क्लाइमेट। द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज़ अनजस्ट क्लाइमेट, नाम याद रखेंगे, ठीक है। और इसने ये पाया कि अगर हम देखें कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फार्म्स वुमेन रन करती हैं, अगर वहाँ पे हीट वेव्स आती हैं तो हीट वेव्स की वजह से
जो ऐसे हाउस होल्ड्स हैं दे विल लूज 8% एंड मोर ऑफ योर इनकम ड्यूरिंग हीट वेव्स। हीट वेव्स के टाइम 8% का जो इनकम का के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। और वहीं अगर फ्लड्स आते हैं सो उस केस में 3% से ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर असर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द मेल हेडेड हाउस होल्ड्स। अगर मेल से कंपैरिजन करें तो जो फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स हैं वो 8% ज़्यादा अफेक्ट होंगे ड्यूरिंग द हीट वेव्स, और फ्लड्स के टाइम पे भी मेल हेडेड हाउस होल्ड से ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे। और यहाँ पे ये बात भी की गई जो डिस्पैरिटी है ये पर कैपिटा रिडक्शन में भी देखने के लिए मिलती है। हीट स्ट्रेस की वजह से जो वेमेन हैं पुअर कंट्रीज़ के अंदर उनके ऊपर उनका पर कैपिटा रिडक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। देखिए ऑलरेडी अगर हम बात करते हैं ना कि जब एग्रीकल्चर के अंदर मेन एंड वेमेन एंगेज्ड होते हैं तो देर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। देर इज़ ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ मेन एंड फीमेल मेन एंड वेमेन। अब अगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि ये जो गैप है मेन और वेमेन के बीच में ये फर्दर और वाइडन अप हो सकता है बिकॉज वेमेन लेड फार्म्स आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी, ये एक बड़ी चीज़ हमारे पास आई है। देखो हम जेंडर गैप की बात हमेशा करते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हम वहाँ पे सामने रखते हैं जेंडर गैप के बारे में, लेकिन ये रिपोर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गई क्योंकि जेंडर गैप और क्लाइमेट को यहाँ पे रिलेट किया गया है। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से जो विमेंस हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हो रही हैं और इससे जेंडर डिस्पैरिटी है वो बढ़ेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप अपने एसेज में अपने मेंस के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं एंड ये एक बड़ा टेक अवे आप ज़रूर यहाँ से लीजिए। मूविंग अहेड इसी में एक और चीज़ भी की गई कि अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट ऑफ कोर्स प्लान्स बनाती हैं जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर पाएँ, अपनी अडेप्टेबिलिटी बढ़ा पाएँ, लेकिन ऐसे केस में बहुत ही कम गवर्नमेंट प्लान्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली विमेन या फिर जो यूथ है उसको देखकर बनाए गए हों। तो बहुत ही कम स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो कि विमेन को देखते हुए बनाई जाती हैं। एंड अगर मोर देन 4000 प्रपोजल्स को अगर सर्वे किया गया इस पूरी रिपोर्ट में तो देयर वर ओनली 6% ऐसे प्रोटोकॉल्स या फिर ऐसी स्ट्रैटेजीज जहाँ पे विमेन को कंसिडर किया गया है, विमेन को मेंशन किया गया है कि किस तरह इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो बढ़ सकती है, वो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्लूमबर्ग के इंडेक्स सर्विसेज के बारे में। देखिए इंडिया जो है वो ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट का जो लोकल करेंसी इंडेक्स है उसमें एंटर हो चुका है और न्यूज़ ये आ रही है कि बाय नेक्स्ट ईयर 31 जनवरी हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं दे विल बी लिस्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। ये न्यूज़ आई है, लेकिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने समझनी है। सबसे पहली बात कि जब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी हमें लेकर आनी होगी। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तो बेसिकली ऐसे बॉन्ड्स जो कि हमारे फार के थ्रू लिस्ट होंगे। फार का मतलब है फुल्ली असेसिबल रूट, इट मीन्स फुल्ली एक्सेसिबल रूट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे आर एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट थ्रू आवर फुल्ली असेसिबल रूट। तो क्या होता है फुल्ली असेसिबल रूट? देखिए जब भी हम फार की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इस रूट को। बेसिकली अप्रैल 1 2020 को आरबीआई इस रूट को लेकर आती है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो भी नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किस में? दे कैन इन्वेस्ट दी गवर्नमेंट बॉन्ड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से जो नॉन रेजिडेंट्स हैं दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स थ्रू दिस पर्टिकुलर रूट, और इसे कहा जाता है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। ठीक है, अब देखिए इस इनिशिएटिव को इसीलिए लाया गया कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनकी कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज को ओपन अप किया जा सके नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए।
क्योंकि इसके अंडर क्या होगा कि जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर पाएंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट सीलिंग। हालांकि हमारा एग्जिस्टिंग रूट जो है जैसे कि आपका मीडियम टर्म फ्रेमवर्क है या फिर वॉलंटरी रिटेंशन रूट जो है, इसी के साथ जो फुल्ली एक्सेसिबल रूट है ये को एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही इसका बड़ा बेनिफिट है। अब इससे क्या हुआ कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं, हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं, दे कैन बी इंक्लूडेड इन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस, जो कि अभी हुआ है। इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्लूमबर्ग इंडेक्स में लिस्ट किया गया है ओनली बिकॉज हम क्या लेकर आए हैं, फुल्ली एक्सेसिबल रूट लेकर आए हैं, जिससे कि नॉन रेजिडेंट्स भी जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली इससे हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी मिलेगी, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड व्हाट डू वी सी कि अगर इंडिया का इंक्लूजन हुआ है तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली इंडिया के अंदर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं इनमें एक बूस्ट होगा। ठीक है, इससे इसको एक स्टिमुलस मिलेगा, हमारी डेट मार्केट के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ेंगी। इस इंक्लूजन से इवन जो डेट इशुएंस है बाय द इंडियन गवर्नमेंट उसमें भी एक इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा फर्दर, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे बढ़ेंगी। तो बेसिकली यही अनुमान लगाया जाता है कि अगर इस तरीके से एनलिस्टिंग होती है हमारी, तो जो इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड डेफिनेटली इससे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो यील्ड है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा। इट इज़ काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़ फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स जो है वो इम्प्रूव होगी जब हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो ये सिग्निफिकेंटली एक जो अंडर रियलाइज इन्वेस्टर का जो ग्रुप है हम उसको यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड इट्स गोना हेल्प आवर फिस्कल डिसिप्लिन, एंड जिससे कि हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है डेफिनेटली इसको बूस्ट मिलेगा, हमारा जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ से इम्प्रूव होंगे। सो इट्स गोना बी अ पॉजिटिव बूस्ट to our economy, a positive boost to our forex reserves. So that's what you need to know about it. आगे बढ़ते हैं, PMI की बात कर लेते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की। देखिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की हेडलाइन है दैट इन द February सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ स्लोज डाउन। ठीक है, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने ये सिग्नल किया है कि कहीं ना कहीं फरवरी के अंदर जो जॉब क्रिएशन थी वो दैट वाज वीकेस्ट। अगर स्पेशली लास्ट 21 मंथ्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो फरवरी मंथ के अंदर जो जॉब क्रिएशन था दैट हैज़ फ्रैक्शनली डिक्लाइंड। इसके अलावा अगर हम बेसिक बातें यहाँ पे देखें तो हमारा जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है इसमें एवरी मंथ ये देखा जाता है कि क्या हम हमारे जो बिज़नेस को लेकर क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है, कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरह का सेंटिमेंट है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, जनवरी मंथ में अगर हम PMI सर्विसेज की बात करें, अब देखो PMI जो है ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए अलग से निकाला जाता है, बाद में इनको कंबाइन करके एक कंपोजिट PMI स्कोर दिया जाता है। PMI में 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 से अगर स्कोर ज़्यादा है इसका मतलब है कि एक्सपेंशन हो रही है, और अगर 50 से स्कोर कम है तो इसका मतलब जो ग्रोथ है वो उसमें रिडक्शन देखने के लिए मिल रही है, एक्सपेंशन नहीं हो रही है। पहली बात तो ये। अब जब लास्ट मंथ अगर हम जनवरी का स्कोर देखें तो वो था 61.8, लेकिन वहीं अगर हम फरवरी का स्कोर देखें तो वो था 60.6। समझिए आप इस चीज़ को, अगर हम वैसे देखें 50 के कंपैरिजन में तो ऑफ कोर्स ये क्या शो कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन हमारी हेडलाइन क्या थी कि जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि पहले अगर जनवरी में 61.8 का स्कोर था तो इससे कम स्कोर आया है फरवरी में 60.6 का आया है, तो जो ग्रोथ है वो क्या हो चुकी है, स्लो डाउन हो चुकी है। ग्रोथ ज़रूर हो रही है तो देयर इज स्लो डाउन, न्यू ऑर्डर्स या आउटपुट के अंदर एक स्लो डाउन आ रहा है, जिसकी वजह से जो फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटी है उसे लेकर कंपनीज का जो आउटलुक था इट हैज़ स्लाइटली वीकन डाउन एंड देयरफॉर जो स्कोर है वो डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक बात है यहाँ पे हमारे पास। एंड अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस
को मिलाकर देखा जाए तो तब हमारा जो PMI है इट हैज़ ऑफ कोर्स राइजन, बिकॉज जनवरी में ये 56.5 के पास था एंड कंपोजिट में अगर देखा जाए तो 56.9 पे ये पहुंचा है. सो हाँ, ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर की जो आउटपुट है ओवरऑल वो इंडिया में फरवरी मंथ के अंदर थोड़ी कम हुई है. ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में. मूविंग अहेड, फिलीपींस और चाइना की बात कर लेते हैं. फिलीपींस और चाइना के बीच में जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है इसकी बात करते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास अगैन जो कोस्ट गार्ड वेसल्स हैं दोनों कंट्रीज़ की, उनके बीच में यहाँ पे कोलिजन हुआ है. एंड ये जो पूरी की पूरी एक्टिविटी हुई है, दिस हैज़ हैपेंड नियर एन अटॉल, जो कि पहले भी न्यूज़ में था, आज फिर न्यूज़ में है. दिस अटॉल इज़ बेसिकली सेकेंड थॉमस शोल. सेकेंड थॉमस शोल, इसका अदर नेम है अगुयन शोल. ठीक है, अगुयन शोल. ये दोनों ये साउथ चाइना सी में है और इस अटोल को लेकर एक डेफिनेटिव डिस्प्यूट है फिलीपींस और चाइना के बीच में. पहली बात तो अगर इसका सिग्निफिकेंस देखा जाए तो यहाँ पे इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे एक वेसल लैंडिंग होती है सेरा माड्रे की, BRP सेरा माड्रे, एंड तब से ही ये एज एन आउटपोस्ट एक्ट करता है टू द फिलीपींस मेरीन कोर. और ये आइलैंड की लोकेशन जो है वो वेस्ट फिलीपींस सी में है एंड ये बिल्कुल फिलीपींस का जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे ये लाई करता है. अब अगर हम इस पूरे डिस्प्यूट को देखें तो ये मैप हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सेकेंड थॉमस शोल, कोरल रीफ्स हैं यहाँ पे, आसपास लगून है एंड हियर यू कैन सी ये है आपके फिलीपींस और फिलीपींस के पास ये जो डॉट दिखाई गई है दिस इज़ द रीजन ऑफ योर स्पार्टली आइलैंड्स. ठीक है, दिस इज़ द रीजन ऑफ स्पार्टली आइलैंड्स और स्पार्टली आइलैंड्स के पास ये जो डॉट है दिस इज़ द सेकेंड थॉमस शोल. बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसके आसपास फिलीपींस आ जाता है, इधर से मलेशिया आ जाता है, ब्रूनेई है, वियतनाम है, वो सब कहीं ना कहीं स्पार्टली आइलैंड के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो एग्जर्ट करते हैं. तो ये जो शोल है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है स्पार्टली आइलैंड्स के और ये लगातार साउथ चाइना सी में एक कंटेंशियस एरिया के तौर पे उभर रहा है. वैसे भी अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी की स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन. यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है आगे चलकर. 1/3 ग्लोबल शिपिंग जो है वो इस रूट से पास करती है, जिसकी वजह से अलग अलग एरियाज़ के बीच में डिस्प्यूट है. आप देख सकते हो ये है पार्सल आइलैंड्स. पार्सल आइलैंड्स का कुछ हिस्सा मतलब इस आइलैंड को रादर चाइना क्लेम करता है, इस आइलैंड को ताइवान भी क्लेम करता है कि हमारा है और इस आइलैंड को वियतनाम भी क्लेम करता है. इनके बीच में डिस्प्यूट है पार्सल आइलैंड को लेकर. देन देयर इज स्पार्टली आइलैंड. स्पार्टली आइलैंड्स को लेकर यहाँ पे चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस ये सब क्लेम करते हैं. और वो देन देयर इज़ अ स्कारबो शोल ओवर हियर जो कि फिलीपींस, चाइना और ताइवान के बीच में डिस्प्यूट है. तो देयर आर सो मेनी आइलैंड्स यहाँ पे जिसे लेकर अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में डिस्प्यूट है. लेकिन कॉमन कौन सा कंट्री है? कॉमन है चाइना. चाइना ने जी यहाँ पे ये मैप बनाया और कहा ये है जी हमारी 9 डैश लाइन. इस 9 डैश लाइन के अंडर जितने भी एरिया है, जितना भी आइलैंड है, ये सारा किसके कंट्रोल में है जी? हमारे कंट्रोल में है. एंशिएंट टाइम से ही, पुराने टाइम से ही ये 9 डैश लाइन हमारा यहाँ तक कंट्रोल रहा है. तो इसकी वजह से देयर आर सो मेनी आइलैंड्स जिसे लेकर यहाँ पे डिस्प्यूट चलता है. न्यूज़ में आया है सेकेंड थॉमस शोल जिसमें फिलीपींस और चाइना के बीच में बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है. स्पार्टली आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है. याद रखेंगे हमारे पास मैप बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं. लास्टली बात कर लेते हैं मालदीव्स की. तो बात ये है कि मालदीव्स ने चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है. इस एग्रीमेंट में चाइना मालदीव्स को फ्री मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी.
और इससे एम है दोनों कंट्रीज़ का कि चाइना और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं उनको और बूस्ट किया जा सके, उनको और फर्दर फोस्टर किया जा सके। एंड एक तरफ इंडिया की मिलिट्री ट्रूप्स को मालदीव से बाहर निकालना और दूसरी तरफ चाइना से एक मिलिट्री डिफेंस पैक्ट साइन करना आपको डेफिनेटली मालदीव्स की जो इंक्लिनेशन है वो शो करता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त चाइना और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं ये अपने हिस्टोरिकली हाईएस्ट पॉइंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। एंड अब ये जो मिलिट्री पैक्ट हुआ है ये आपको एक चेंज इन द डायनेमिक्स प्रो चाइना, जो बात हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे ड्यूरिंग जब भी हम मालदीव्स की बात कर रहे थे, वो एविडेंटली हमारे सामने आ रही है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।